हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिंग पहाड़ी में। तो दोस्तों यहाँ पर सारी सीरीज चल रही है। हिस्ट्री की हो गई, पॉलिटी की हो गई, ज्योग्राफी की भी और करंट अफेयर्स और हिंदी की भी। तो दोस्तों उत्तराखंड, जैसे कि उत्तराखंड सिलेबस में उत्तराखंड के आगामी एग्ज़ाम जितने आगे हैं, आबकारी हो गया आपका, एसआई हो गया। तो एसआई में तो 100 नंबर की हिंदी पूछी जानी है और जो आबकारी है उसमें 20 नंबर की हिंदी पूछी जानी है दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी वहाँ पर। आपको अगर हिंदी की वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख लें दोस्तों हिंदी की। और दोस्तों आप वीडियो देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो दोस्तों चैनल को, तो सब्सक्राइब भी आपको ज़रूर करना है, क्योंकि तभी आपके पास नई वीडियो की अपडेट आ पाएगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को प्रेस किया है तो तभी आपके पास नई वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों। तो आपको एग्ज़ाम आपके नज़दीक हैं तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है और UKPSC या UKSSC में अपनी एक सीट सुनिश्चित करनी है। तो दोस्तों अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से पढ़ें, मन लगा कर पढ़ें। तो दोस्तों बढ़ते हैं, यहाँ पर पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जितने भी उत्तराखंड के प्रश्न कराऊंगा दोस्तों, उनसे जुड़े फैक्ट जितने भी मैं यहाँ पर आपको रिवाइज़ कराऊंगा अच्छे से। तो आपको सपोर्ट बना के चलना होगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है दोस्तों, सपोर्ट बनाना है चैनल पे। देख लेते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न है दोस्तों, चीन से सर्वाधिक सीमा रेखा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है उत्तरकाशी, दूसरा है चमोली, तीसरा है पिथौरागढ़ और चौथा है चंपावत। तो दोस्तों उत्तराखंड कितने देशों से सीमा बनाता है दोस्तों? तो उत्तराखंड बनाता है 2 देशों से, चीन हो गया और नेपाल हो गया। तो आपको नोट डाउन करना है जितने भी मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा। अब देख लेते हैं चाइना से कितनी सीमा बनाता है दोस्तों। तो चाइना से बनाता है दोस्तों 350 और नेपाल से कितनी बनाता है दोस्तों? नेपाल से 275 किलोमीटर की सीमा बनाता है और टोटल कितना हो जाएगा ये? 625। तो 625 किलोमीटर की सीमा बनाता है दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड विदेशों से। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, कितनी बनाता है? 625 वर्ग किलोमीटर। अब देख लेते हैं और फैक्टों को जरा यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़। पहले इसको देख लेते हैं, चीन से सर्वाधिक सीमा रेखा बनाने वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो ये है पिथौरागढ़। अगर ऐसा प्रश्न बन गया कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा जिला बनाता है उत्तराखंड में, तो वो भी पिथौरागढ़ हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि नेपाल से सर्वाधिक सीमा कौन सा जनपद बनाता है नेपाल से, तो नेपाल से भी पिथौरागढ़ बनाता है सर्वाधिक सीमा। तो दोस्तों आपको याद रख लेना है। और नेपाल से कितने जिले सीमा बनाते हैं दोस्तों? तो नेपाल से बनाते हैं एक पिथौरागढ़ हो गया और चंपावत हो गया और उधम सिंह नगर। तो दोस्तों ये 3 डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं नेपाल से, और 3 ही डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं किससे? ये बनाते हैं चीन से। तो चीन से जो उत्तरीय, जो यहाँ पर उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र है दोस्तों, वो चाइना से बॉर्डर बनाता है उत्तराखंड में। तो पहला हो जाएगा उत्तरकाशी, फिर चमोली और यहाँ पर पूर्व वाली साइड पे हो गया पिथौरागढ़। तो 3 डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं यहाँ से। तो दोस्तों आपको अच्छे से याद रख लेना है कि कितने डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों, राज्यों की बात कर लेते हैं। तो राज्यों में कौन कौन से राज्य से सीमा बनाता है उत्तराखंड? तो एक बनाता है हिमाचल से और दूसरा है हमारा यूपी। तो अगर हिमाचल से आ जाएगा तो 3 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल के बनाते हैं उत्तराखंड से सीमा। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के हिमाचल से कितने जनपद सीमा बनाते हैं? तो उत्तराखंड के बनाते हैं दोस्तों 2 जनपद। कौन कौन से? एक हो गया उत्तरकाशी और दूसरा हो गया हमारा देहरादून। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देख लेते हैं दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, तो एक देहरादून बनाता है हिमाचल से सीमा और एक बनाता है आपका देहरादून हो गया हमारा और उत्तरकाशी, दोनों जनपद बनाते हैं हिमाचल से सीमा। और हिमाचल के बनाते हैं दोस्तों 3। तो देख लेते हैं यहाँ पर। और यूपी के कितने बनाते हैं दोस्तों? अगर प्रश्न बन गया कि यूपी के कितने जनपद उत्तराखंड के जनपदों से सीमा बनाते हैं, तो उस यूपी के 7 जनपद उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। और उत्तराखंड के कितने जनपद यूपी से बनाते हैं दोस्तों? तो ये बनाते हैं 5 जनपद। तो देख लेते हैं यहाँ पर 5 जनपदों को। तो 5 जनपद देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से बनाते हैं। सबसे पहले इधर से आ गया USN आ जाएगा उधम सिंह नगर, उसके बाद आ जाएगा नैनीताल, उसके बाद आ जाएगा पौड़ी। तो कितने हो गए दोस्तों? उधम सिंह नगर हो गया, नैनीताल हो गया, पौड़ी हो गया, फिर हो जाएगा हरिद्वार और फिर हो जाएगा देहरादून। तो हो गए दोस्तों 5। तो आपको नोट डाउन करने हैं जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर।
दूसरा प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर, हिमालय की कौन सी श्रेणी में जीवाश्म का बिल्कुल अभाव पाया जाता है? पहला ऑप्शन है शिवालिक, दूसरा है लघु हिमालय, तीसरा है महान हिमालय और चौथा है यहाँ पर ट्रांस हिमालय। तो हिमालय की कौन सी श्रेणी है दोस्तों जिसमें जीवाश्म का बिल्कुल अभाव पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो लघु हिमालय है दोस्तों, यहाँ पर जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। और अगर ऐसा प्रश्न बन गया कि सर्वाधिक जीवाश्म कौन से हिमालय में पाए जाते हैं दोस्तों, तो ये पाए जाते हैं शिवालिक क्षेत्र में। शिवालिक क्षेत्र में अब देख लेते हैं शिवालिक क्षेत्र को। शिवालिक क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये जाना जाता है मैनाक के नाम से। और शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। बाह्य हिमालय के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? बाह्य हिमालय के नाम से। तो ये भी शिवालिक हिमालय को जाना जाता है। अगर ऐसा प्रश्न बन गया कि उत्तराखंड के कितने जनपद शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत कितने आते हैं? तो शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों 7 जनपद। अगर प्रश्न बन गया कि मध्य हिमालय के अंतर्गत कितने जनपद आते हैं? तो मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, मध्य हिमालय के अंतर्गत 9 जिले आते हैं। और अगर ऐसा प्रश्न आ गया कि ग्रेटर हिमालय जो महान हिमालय है दोस्तों, उसके अंतर्गत कितने जनपद आते हैं दोस्तों? तो वो आते हैं 6। तो 6 जनपद कौन कौन से दोस्तों? मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कौन कौन से 6 जनपद हैं। तीनों तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जो उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया। उसके बाद जो 3 जनपद और हैं दोस्तों, उनमें से एक हो जाएगा रुद्रप्रयाग और दूसरा हो जाएगा बागेश्वर। तीसरा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तीसरा हो जाएगा टिहरी। तो 6 जनपद बनाते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो 6 जनपद हैं वो जो महान हिमालय उसके अंतर्गत आते हैं, और 9 जनपद मध्य हिमालय और 7 जनपद आते हैं शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत। दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे से समझ के चलना है, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आपको अच्छे से याद करना है दोस्तों। यहाँ से निश्चित ही प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। तो दोस्तों एग्जाम भी नज़दीक है, आपको रिवाइज भी करना होगा अच्छे से। अगला और तीसरा प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, ज्वार चुआ के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है भागीरथी नदी घाटी, दूसरा है अलकनंदा घाटी, तीसरा है मंदाकिनी घाटी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी नदी है दोस्तों जो ज्वार चुआ के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वो हो जाएगा अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी घाटी है जो ज्वार चुआ के लिए, ज्वार चुआ एक खनिज है दोस्तों। तो यह कौन सी नदी में मिलता है दोस्तों? तो ये मिलता है अलकनंदा नदी में। और सोने के साक्ष्य भी यहाँ पर थोड़े बहुत मिलते हैं दोस्तों, देखने को हमें सोना भी प्राप्त होता है दोस्तों। सोने के कण जो रेत के महीन कण होते हैं उनमें सोना पाया जाता है दोस्तों, ये भी अलकनंदा में पाया जाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों भागीरथी घाटी। तो भागीरथी घाटी में दोस्तों जो बिल्सन था दोस्तों, पहाड़ी बिल्सन था दोस्तों, जो उसने सेब के बागान लगाए थे भागीरथी घाटी में, हरसिल में। तो अगर ऐसा प्रश्न बन जाएगा कि हरसिल में सेब के बागान किसने लगाए दोस्तों, तो वो लगाए थे बिल्सन ने। तो जब बिल्सन यहाँ पर आया था दोस्तों उत्तराखंड में, तो उसने उस टाइम पे गढ़वाल का शासक कौन था दोस्तों? तो गढ़वाल में उस टाइम पे सुदर्शन शाह शासन कर रहे थे। सुदर्शन शाह बिल्सन था दोस्तों, उसने पट्टे पर भूमि ली थी सुदर्शन शाह से, पट्टे पर किराए पर ली थी दोस्तों। उसने हरसिल में सेब के बागान लगाए थे दोस्तों, और वहीं उसने शादी भी कर ली थी एक पहाड़ी कन्या से दोस्तों। जो पहाड़ी बिल्सन था उसने वहीं एक पहाड़ी कन्या से प्रेम विवाह रचा लिया था दोस्तों। तो ये भी इसके बारे में कहानी बनती है। और मंदाकिनी घाटी के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। जो मंदाकिनी घाटी है दोस्तों, इसके किनारे रुद्रप्रयाग शहर। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि रुद्रप्रयाग कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों, हालांकि वहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है दोस्तों रुद्रप्रयाग में, तो लोग सोचते हैं कि जो मंदाकिनी नदी है उसी किनारे है रुद्रप्रयाग, जबकि रुद्रप्रयाग अलकनंदा नदी के किनारे है दोस्तों। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि कोटेश्वर महादेव कहाँ है दोस्तों, वो भी रुद्रप्रयाग में है। तो ये आयोग ने पूछ भी रखा है एक बार का क्वेश्चन कि कोटेश्वर महादेव कहाँ है दोस्तों। तो कोटेश्वर गुफा, अगर कोटेश्वर महादेव आ गए दोस्तों तो वो कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। अब देख लेते हैं मंदाकिनी नदी पर कौन सी नदी घाटी परियोजना है दोस्तों। तो जो मंदाकिनी नदी पर है दोस्तों वो है सिंगोली भटवाड़ी। अगर ऐसा प्रश्न आ गया कि सिंगोली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर है दोस्तों, तो मंदाकिनी नदी पर है दोस्तों। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो सिंगोली भटवाड़ी, अगर भटवाड़ी की बात करें दोस्तों तो वो हो जाएगा, भटवाड़ी कहाँ है दोस्तों? उत्तरकाशी में है। तो भटवाड़ी के नाम से आप वहाँ पर भागीरथी नदी को मत मार देना दोस्तों, क्योंकि जो सिंगोली भटवाड़ी परियोजना है वो मंदाकिनी नदी पर है दोस्तों। तो यहाँ पर काफ़ी सारे फैक्ट हो गए दोस्तों, किसी अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी वरना। देख लेते हैं चौथा प्रश्न। अगला और चौथा प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, कामेट पर्वत कौन सी नदियों के मध्य है? तो ऐसे प्रश्न भी बनते हैं दोस्तों एग्जाम में। तो यहाँ पर एक बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया था दोस्तों कि जो मां नंदा देवी का
डोला है वो कहाँ रखा गया था दोस्तों, तो वो रखा गया था होमकुंड के पास। होमकुंड का चबूतरा है दोस्तों जो होमकुंड, तो वहाँ पर रखा गया था दोस्तों। अगर ऐसा प्रश्न आ गया दोस्तों कि महानंदा देवी मंदिर कौन से ताल के निकट है दोस्तों, तो ये है बेनीताल। बेनीताल कहाँ है दोस्तों, बेनीताल है चमोली में। तो अगर ऐसा प्रश्न बन गया कि महानंदा देवी का मंदिर कौन से ताल के निकट है, तो वो बेनीताल के निकट है दोस्तों, जो कि चमोली में है। अब और फैक्ट देख लेते हैं थोड़ा यहाँ पर। ऑप्शन है यहाँ पर धौली और सरस्वती, दूसरा है यहाँ पर नर और नारायण पर्वतों के मध्य, तीसरा है धौली और गौरी गंगा के बीच, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों आपको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धौली और सरस्वती नदियों के बीच में कौन सा पर्वत है दोस्तों, तो ये है कामेट पर्वत। और कामेट पर्वत है जो, उसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 7,756 किलोमीटर। तो उत्तराखंड में जो टॉप की चोटी है वो कौन सी है दोस्तों, वो है नंदा देवी, जो पश्चिमी है उसकी 7,817 है दोस्तों। तो यूकेपीएससी ने 816 भी दिया था ऑप्शन में, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पर टिक मारना है। 7,817 किलोमीटर, सॉरी दोस्तों, 7,817 मीटर है इसकी हाइट, किसकी, नंदा देवी पश्चिमी की। तो मैं 4 हाइट बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पर आपको, जो टॉप के 4 हैं। तो दोस्तों जो कामेट के वो मैंने बता दिया आपको, नंदा देवी पश्चिमी की बता दिया, नंदा देवी पूर्वी की बताता हूँ दोस्तों। 7,434 किसकी है दोस्तों, जो नंदा देवी पूर्वी, तो इसकी हो जाएगी कितनी, 7,434। अब माणा की देख लेते हैं दोस्तों। माणा की जो चौथी है, तो माणा की कितनी है दोस्तों, 7,272 मीटर, तो ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये चारों चोटियाँ कहाँ हैं दोस्तों, ये चारों चमोली में है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी। नर व नारायण पर्वतों के मध्य कौन सा है दोस्तों, तो वो है बद्रीनाथ मंदिर है, जो हमारा 4 धामों में, जो उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम है, वो है नर व नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर। ऑप्शन नंबर सी है धौली और गौरी गंगा के बीच कौन सा पर्वत है दोस्तों, पंचाचूली पर्वत। तो पंचाचूली पर्वत हो जाएगा इसका। तो इसके बीच कौन सा है दोस्तों, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको नोट डाउन करना है। पंचाचूली पर्वत हो जाएगा इन दोनों के बीच में, तो ये भी नोट डाउन करना है आपको। और पंचाचूली पर्वत कहाँ है दोस्तों, एक सेकेंड इसको हटा लेते हैं पहले, पिथौरागढ़ में पंचाचूली पर्वत। और इसकी हाइट कितनी है पंचाचूली पर्वत की, तो पंचाचूली पर्वत की हाइट है दोस्तों 6,590 मीटर। तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर सारे ऑप्शनों का पोस्टमार्टम हो गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और 5वां प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, राज्य में ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। पहला है रूड़ी, दूसरा है खरसाऊ, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है यहाँ पर स्यूंद। तो दोस्तों आपको ये भी एग्जाम में बनते हैं दोस्तों उत्तराखंड के स्थानीय भाषा से। तो आजकल देखा होगा आपने आयोग को, जो UKSSC है वो ज़्यादातर भाषा को टारगेट कर रहा है दोस्तों, जो कुमाऊनी भाषा है हमारी और गढ़वाली भाषा, जौनसारी भाषा हो गई। तो यहाँ से प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना है दोस्तों, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने आपके लिए ये वाला प्रश्न रखा है। तो दोस्तों यहाँ से सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो दोस्तों देख लेते हैं ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों, तो ये कहते हैं रूड़ी। सॉरी दोस्तों एक सेकेंड, तो इसको क्या कहते हैं ग्रीष्म ऋतु को, तो रूड़ी भी कहते हैं और खरसाऊ भी कहते हैं। तो आपने गांव में सुना भी होगा कि खरसाऊ का महीना लग गया है, मई और जून में खरसाऊ का महीना होता है। तो रूड़ी और खरसाऊ दोनों कहते हैं दोस्तों, आपको याद रख लेने दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, जो स्यूंद है, इसको भी देख लेते हैं। तो स्यूंद या ह्यूंद किसे कहते हैं दोस्तों, ह्यूंद। तो गढ़वाली भाषा में आपने सुना भी होगा कि ह्यूंद। तो ह्यूंद किसे कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं सर्दी वाले मौसम को क्या कहते हैं, तो सर्दी वाले मौसम को कहते हैं दोस्तों ह्यूंद। और जो ग्रीष्म ऋतु का मौसम है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, रूड़ी या खरसाऊ। और बरसात को क्या कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं बगसाल। बगसाल कहते हैं दोस्तों बरसात के लिए, चौमास या बगसाल कहते हैं चौमास। तो चौमास लगता है दोस्तों सावन भादों के महीने में। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे तीनों, आपको याद रख लेने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है। पहला ऑप्शन है 70%, दूसरा है 71%, तीसरा है 44.45% और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर, तो राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है दोस्तों, तो यह है 71% भाग पर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो उत्तराखंड का कुल भूभाग है उसके 71% भाग पर वन है। उत्तराखंड में काफ़ी वन है, तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर। और जो वन विभाग के अंतर्गत है दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा वन है दोस्तों, वो भी 70 या 71% के आसपास है दोस्तों। तो वनों
तो अगर क्षेत्रफल में आ जाएगा दोस्तों कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ है दोस्तों, तो वो है पौड़ी में। अगर दोस्तों प्रतिशत में आ जाएगा तो वो हो जाएगा नैनीताल। तो दोस्तों आपको दोनों याद रख लेने हैं। अगला और 8वां प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड में आपदा के मूल कारण है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बढ़ता शहरीकरण, दूसरा है यहाँ पर वनों का ह्रास, तीसरा है जलीय तंत्र में परिवर्तन, चौथा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आपने सोच लिया होगा जो फेवरेट होता है सभी का, ऑप्शन नंबर डी सभी, तो इसी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएंगे दोस्तों। एक दो कारण और जान लेते हैं। तो इसके कारण हो जाएंगे दोस्तों बांध और बिजली संयंत्रों का निर्माण। तो बांध और बिजली संयंत्रों का निर्माण भी एक आपदा का मुख्य कारण हो जाएगा। और गैर शोधित सीवेज आपको नोट डाउन करना है। और अवैध खनन तो होता है दोस्तों, क्योंकि अवैध खनन से तो आपदाएं आती है, भूस्खलन ज़्यादा होता है, कटाव होता है पानी का ज़्यादा। और यहाँ पर अगला भी देख लेते हैं, तीर्थाटन और पर्यटन भी हो जाएगा दोस्तों। तो अगर कभी एग्जाम में एलिमिनेट करने के लिए आ जाएगा दोस्तों इनमें आपदा का कौन सा मूल कारण नहीं है, तो आपको सारे याद रख लेने हैं, मैंने सारे बता दिए यहाँ दोस्तों आपको। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर उत्तराखंड में जनपदीय स्तरीय आपातकालीन परिचालन केंद्रों का टोल फ्री नंबर क्या है। तो दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है 1070, दूसरा है यहाँ पर 1064, तीसरा है 1077 और चौथा ऑप्शन है 1105। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर बताना होगा तो आप कौन सा बताएंगे दोस्तों, आपको अपने मन में चयन करना है। तो दोस्तों आप इसका राइट आंसर बताने वाले होंगे ऑप्शन नंबर ए बता रहे होंगे आप। तो दोस्तों इसका ए नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, गच्चा नहीं खाना है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर जनपद स्तरीय पूछा है दोस्तों और आपने पढ़ा होगा राज्य स्तरीय। तो दोस्तों राज्य स्तरीय अगर आ जाएगा तो वो हो जाएगा 1070, अगर जनपद स्तरीय आ गया तो दोस्तों तो वो हो जाएगा 1077। तो दोस्तों आपको दोनों याद रख लेने हैं अच्छे से। तो इसके संचार के लिए दोस्तों लाल टिब्बा मसूरी में एक रडार की स्थापना की गई है। तो कहाँ की गई है दोस्तों, इसके संचालन के लिए एक रडार की स्थापना वो की गई है लाल टिब्बा मसूरी में। लाल टिब्बा गए भी होंगे आप कई लोग यहाँ पर। लाल टिब्बा कहाँ हो जाएगा दोस्तों, लाल टिब्बा ये हो जाएगा पिकनिक स्पॉट है दोस्तों मसूरी में एक लाल टिब्बा, वहाँ पर लगी है रडार। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं 1064। तो 1064 क्या है दोस्तों, ये है भ्रष्टाचार मुक्त के लिए। तो अगर कहीं पे भ्रष्टाचार हो रहा है दोस्तों तो आप ये वाला नंबर डायल कर सकते हो 1064। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये भी जान लिया आपने और ये भी। तो दोस्तों आपको सारे नोट डाउन करने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 10वां प्रश्न है। अगला और 10वां प्रश्न है यहाँ पर, दामिनी ऐप को कब जारी किया गया। तो दामिनी ऐप के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। पहले इसका आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है 2017, दूसरा है 2016, तीसरा है 2018 और चौथा है 2020। तो दोस्तों आपको राइट आंसर का चयन करना है, कौन सा होगा इसका। पहले जो दामिनी ऐप है दोस्तों किसने जारी किया था दोस्तों, तो ये क्या था भारतीय मौसम विज्ञान, भारतीय आपको नोट डाउन करना है भारतीय मौसम विज्ञान। और जो दोस्तों IITM पुणे है दोस्तों, IITM पुणे, तो इसके द्वारा जारी किया गया था दोस्तों संयुक्त रूप से। तो दोनों के द्वारा जारी किया गया था। कब किया गया था, नवंबर 2018 में। तो 2018 में किया गया था दोस्तों दामिनी ऐप जारी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और 11वां प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, 2013 में आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया, इसमें कितने सदस्य थे दोस्तों। तो देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन। पहला ऑप्शन है यहाँ पर 5, दूसरा है 4, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 7 सदस्यीय राज्य आपदा प्रबंधन समिति है दोस्तों। और कब बनाई गई थी दोस्तों, ये बनाई गई थी 2013 में, जुलाई 2013 में। तो दोस्तों आपको ये भी याद रख लेना है कि कब बनाई गई राज्य आपदा प्रबंधन योजना। तो दोस्तों ये बनाई गई थी 2013 में। काली नदी को सबसे अधिक जलराशि देने वाली नदी कौन सी है। तो दोस्तों नदी तंत्र से भी प्रश्न बनते हुए आ रहे हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन है सरयू, दूसरा है पूर्वी धौलीगंगा, तीसरा है पूर्वी रामगंगा और चौथा है गौरी नदी। तो दोस्तों सर्वाधिक जलराशि कौन देती है काली नदी को, तो दोस्तों ये देती है सरयू नदी। अगर कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी आ जाएगी दोस्तों, वो कौन सी है, वो भी सरयू नदी है। तो सरयू नदी कहाँ, सरयू नदी का संगम काली में कहाँ होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका पंचेश्वर में। तो पंचेश्वर में होता है दोस्तों किसका संगम, काली और सरयू का। और पंचेश्वर डैम भी बनने जा रहा है दोस्तों, जो कि सबसे ज़्यादा मेगावाट क्षमता का डैम बनने जा रहा है। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना होगी दोस्तों ये पंचेश्वर डैम है, जो काली और सरयू के संगम पर है, जो पंचेश्वर वहाँ पर बनने जा रहा है। तो दोस्तों देख लेते हैं कुछ अन्य फैक्ट जान लेते हैं यहाँ पर।
धौलीगंगा की बात कर लें तो पूर्वी धौलीगंगा कहाँ मिलती है काली में, तो ये भी काली की सहायक नदी हो जाएगी। तो दोस्तों ये मिलती है स्यालपंथ नामक स्थान पर, खेला, जो स्यालपंथ नामक जगह है खेला नामक स्थान पर मिलती है दोस्तों, खेला नामक स्थान पर मिलती है पूर्वी धौलीगंगा, किसमें, काली नदी में। तो दोस्तों ये भी बता दिया मैंने आपको। अब देख लेते हैं यहाँ पर पूर्वी रामगंगा को। तो पूर्वी रामगंगा किसकी सहायक नदी है दोस्तों, ये है सरयू की सहायक नदी। तो पूर्वी रामगंगा कहाँ मिलती है दोस्तों, सरयू में, तो ये मिलती है रामेश्वरम में। तो रामेश्वरम में मिल जाती है दोस्तों, जो पूर्वी रामगंगा है यह रामेश्वरम में सरयू नदी के साथ मिल जाती है। और अगला देख लेते हैं यहाँ पर जो गौरी गंगा है, गौरी, तो काली और गौरी का संगम कहाँ है दोस्तों, काली और गौरी का संगम है जौलजीबी नामक स्थान पर, जो पिथौरागढ़ में है। तो काली और गौरी नदी का संगम कहाँ होता है दोस्तों, ये होता है जौलजीबी में। तो सारे फैक्ट देख कर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 13वां प्रश्न, उत्तराखंड में कौन सा ताल कमल ककड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये नया प्रश्न लग रहा होगा आपको, काफी टफ भी लग रहा होगा। तो इसका राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है नौकुचिया ताल, दूसरा है भीमताल, तीसरा है सात ताल और चौथा है खुरपा ताल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो दोस्तों इसका 13वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमताल। तो भीमताल कमल ककड़ी के लिए प्रसिद्ध ताल है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर दोस्तों इसका आकार पूछा जाएगा तो ये आ जाएगा ट्रायंगल में। तो ये ऐसा बनता है दोस्तों, त्रिभुजाकार है दोस्तों, इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है दोस्तों भीमताल का। अगर कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल पूछा जाएगा तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल भी भीमताल है। अगर दोस्तों ऐसा पूछा जाएगा कि उत्तराखंड का सबसे गहरा ताल कौन सा है दोस्तों, तो वो है दोस्तों नौकुचिया ताल। और नौकुचिया ताल को क्या कहा गया है दोस्तों पुराणों में, तो इसको कहा गया है सनत कुमार सरोवर। सनत कुमार सरोवर कौन से ताल को कहा गया है दोस्तों, ये कहा गया है नौकुचिया ताल को। अब देख लेते हैं दोस्तों सात ताल। तो सात ताल कहाँ है दोस्तों, ये भी नैनीताल में है। खुरपा ताल कहाँ है दोस्तों, तो ये है जानवर के खुर के आकार का कौन सा है दोस्तों, तो ये है खुरपा ताल। अगर ऐसा पूछा जाएगा अश्व खुर के समान कौन सा ताल है दोस्तों, तो वो है सात ताल। तो दोस्तों इतने सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सफेद कमल पुष्प के लिए कौन सा ताल प्रसिद्ध है। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन। पहला ऑप्शन है श्याम ताल, दूसरा है यहाँ पर गिरी ताल, तीसरा है तड़ाक ताल और चौथा है झिलमिल ताल। तो दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है इसका। जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बोलने में तो दोस्तों ये ताल क्या है, श्यामला ताल। श्यामला ताल का मतलब क्या होता है दोस्तों, काला होता है दोस्तों श्याम का मतलब। तो दोस्तों इसका क्योंकि यहाँ पर जो कमल पुष्प पाए जाते हैं वो सफ़ेद रंग के पाए जाते हैं दोस्तों, तो आपको अच्छे से याद रख लेना है कि सफ़ेद पुष्प के लिए कौन सा ताल जाना जाता है दोस्तों, तो ये जाना जाता है दोस्तों श्यामला ताल को। तो आपको दिमाग में बिठा लेना है कि कौन सा ताल, श्यामला ताल। विवेकानंद आश्रम कौन से ताल के निकट है दोस्तों, तो वो भी श्यामला ताल के निकट है। अगर दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बन गया कि झूला मेला कहाँ लगता है दोस्तों, तो ये भी श्यामला ताल के किनारे लगता है। झूला मेला चंपावत में लगता है दोस्तों। श्यामला ताल कहाँ है, चंपावत में है। और झूला मेला भी कहाँ लगता है दोस्तों, ये भी चंपावत में लगता है दोस्तों। अब अगला देख लेते हैं यहाँ पर गिरिताल। एक सेकेंड, अगला देख लेते हैं गिरिताल। तो गिरिताल कहाँ है दोस्तों, ये है काशीपुर में, उधम सिंह नगर के काशीपुर में है दोस्तों गिरिताल। और तड़ाक ताल कहाँ है दोस्तों, ये है अल्मोड़ा में, जिसमें 5 सुरंगें निकाली गई है। वो कौन सा ताल है दोस्तों, वो है अल्मोड़ा में तड़ाक ताल। अगला है यहाँ पर झिलमिल ताल। झिलमिल ताल कहाँ है दोस्तों, ये भी चंपावत में है दोस्तों। तो आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। तो दोस्तों तालों के निकट जो मंदिर होते हैं वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो जो गिरिताल है दोस्तों उसके किनारे कौन कौन से मंदिर है दोस्तों, एक है चामुंडा माता मंदिर, और दूसरा है संतोषी माता मंदिर, और तीसरा कौन सा मंदिर है दोस्तों, नागनाथ मंदिर कहाँ है दोस्तों, ये भी गिरिताल के निकट है। और चौथा कौन सा है दोस्तों, मनसा देवी। तो मनसा देवी एक हरिद्वार में भी दोस्तों और एक कुमाऊं में भी है दोस्तों। तो गिरिताल के निकट एक मनसा देवी भी हो जाएगा। तो इसके जितने भी मंदिर बताए हैं मैंने आपको गिरिताल के निकट, आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। और अगला है यहाँ पर झिलमिल ताल, लास्ट वाला। तो झिलमिल ताल के विषय में भी थोड़ी जान लेते हैं यहाँ पर झिलमिल ताल के विषय में दोस्तों। अगर ऐसा प्रश्न बन जाएगा कि झिलमिल गोल आकृति वाला कौन सा ताल है कुमाऊं का, तो गोल आकृति वाला कौन सा है दोस्तों, ये है झिलमिल ताल। और झिलमिल ताल का रंग कैसा है दोस्तों, ये है नीला, नीला रंग है दोस्तों। झिलमिल ताल का कलर कैसा है, तो ये नीला हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों यहाँ पर 15वां प्रश्न, किस ताल के विषय में यह मान्यता है कि कोनों में इसके, सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किस ताल के विषय में यह मान्यता है कि इसके तीनों कोनों में ब्रह्मा विष्णु महेश ने तपस्या की थी। तो दोस्तों ये जो सतोपंथ ताल है दोस्तों, ये भी त्रिकोण आकृति का है दोस्तों। ट्रायंगल वाला कौन सा है, सतोपंथ भी है और भीमताल भी है दोस्तों, दोनों याद रख लेने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सतोपंथ ताल के जो तीनों कोने हैं दोस्तों, इसमें ब्रह्मा विष्णु, मान्यता ऐसी है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश जो तीनों हैं आदिदेव, तो दोस्तों इन तीनों देवताओं
ने यहाँ पर तपस्या करी थी दोस्तों। सतोपन ताल के विषय में यह जानकारी है। तो दोस्तों अगर अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, तो वो होता है सतोपंत ग्लेशियर से। सतोपंत ग्लेशियर, तो सतोपंत एक ताल भी है दोस्तों, ग्लेशियर भी है। अब देख लेते हैं यहाँ पर होमकुंड। होमकुंड कहाँ है दोस्तों, होमकुंड भी चमोली में है। यहाँ पर नंदा देवी का डोला रखा गया था दोस्तों होमकुंड में। तो यह कहाँ है दोस्तों, जो नंदा देवी यात्रा जाती है तो उसके पड़ाव में एक होमकुंड, जो आखिरी पड़ाव है दोस्तों वो होमकुंड है दोस्तों, क्योंकि वहाँ से होमकुंड तक जाती है दोस्तों जो नंदा देवी राज यात्रा है। कितने किलोमीटर की दोस्तों, 282 किलोमीटर की यात्रा है दोस्तों नंदा देवी, जिसको हिमालय का महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है नंदा देवी राजजात को। सतोपन ताल हो गया दोस्तों, सतोपन ताल हो गया, होमकुंड भी हो गया। अब बेनीताल, बेनीताल नंदा देवी मंदिर किस ताल के निकट है दोस्तों, ये मैंने बता दिया है आपको। तो नैना देवी मंदिर किसके निकट है, तो यह है बेनीताल के निकट नंदा देवी मंदिर। अब चौथा ऑप्शन है यहाँ पर सिद्धताल के विषय में भी देख लेते हैं। अगला 16वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, किस स्थान को गणेश जी की जन्म स्थली माना जाता है। तो कौन सा ताल है दोस्तों, कौन से ताल के निकट, नचिकेता ताल, सरताल, डोडी ताल और भींगताल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो डोडी ताल है दोस्तों उसके आसपास ही दोस्तों गणेश जी का जन्म हुआ था दोस्तों। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था डोडी ताल, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। अगर दोस्तों डोडी ताल के विषय में देख लेते हैं, तो डोडी ताल जो षटकोण आकृति वाला है दोस्तों, षटकोण आकृति वाला ताल कौन सा है दोस्तों, वो है डोडी ताल। सुंदर दरावड़ मछलियों के लिए कौन सा ताल फेमस है दोस्तों, तो ये है डोडी ताल। कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, तो वो निकलती है असी गंगा। तो असी गंगा किसकी सहायक नदी है दोस्तों, ये है भागीरथी नदी की सहायक नदी। और नचिकेता ताल क्यों फेमस है दोस्तों, जो यम नचिकेता का संवाद हुआ था दोस्तों, जो कठोपनिषद में दिया गया, आपने जीएस में भी पढ़ा होगा, जो कठोपनिषद है दोस्तों उसमें जो नचिकेता और यम का संवाद होता है दोस्तों। एक छोटा बालक होता है दोस्तों नचिकेता, तो नचिकेता अपने पिता से जिद करके यमराज के पास चले जाता है दोस्तों। 3 दिन तक रहता है दोस्तों भूखा प्यासा वहाँ पर यमराज की अनुपस्थिति में। तो बाद में यम और नचिकेता का संवाद होता है। कई प्रश्न किए थे नचिकेता ने। अगला ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर, सरताल, डोडी ताल और भींगताल। तो नचिकेता ताल मैंने बता दिया दोस्तों आपको, डोडी ताल भी बता दिया है। भींगताल कहाँ है दोस्तों, तो भींगताल है रुद्रप्रयाग में। अगर क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा कि अंडा की आकृति वाला आकार का कौन सा ताल है दोस्तों, तो यह है भींगताल। अगर क्वेश्चन ऐसा बन गया कि भींकल ताल कहाँ है, तो भींकल ताल चमोली में हो जाएगा। और ब्रह्मा ताल भी और भींकल ताल एक बार आयोग ने पूछ लिया था कि भींकल ताल और ब्रह्मा ताल कहाँ है दोस्तों, तो ये है चमोली में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भींकताल और भींकल ताल में। भींकताल कहाँ है दोस्तों, ये है रुद्रप्रयाग में। भींकल कहाँ है, चमोली में हो जाएगा। तो दोस्तों एक पीछे ऑप्शन था दोस्तों सिद्धताल, उसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों मैं। जो सिद्धताल है उसके विषय में एक जानकारी अवश्य बताना चाहूँगा आपको। यहाँ पर जो सिद्धताल है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। जो सिद्धताल है दोस्तों, वहाँ पर स्लेट टाइप की चट्टानें पाई जाती है दोस्तों। स्लेट टाइप की चट्टानें कहाँ पाई जाती है दोस्तों, स्लेट टाइप की चट्टानें तो दोस्तों ये सिद्धताल के आसपास ही पाई जाती है दोस्तों। सिद्धताल है दोस्तों चमोली में, तो चमोली में हो जाएगा दोस्तों सिद्धताल। सिद्ध पुरुष की मूर्ति का आवास होता है दोस्तों यहाँ से। अगला और 17वां प्रश्न है दोस्तों, ये 17 हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक, सॉरी। 17वां हो जाएगा दोस्तों। 17वां प्रश्न है दोस्तों, तो 17वां प्रश्न है दोस्तों, किस झील का जल उबलता रहता है। तो दोस्तों एक बार आयोग ने बना दिया था एक क्वेश्चन की, उत्तराखंड में ऐसी कौन सी झील है जिसका पानी उबलता रहता है। पहला ऑप्शन है देवरिया ताल, दूसरा है बदानी ताल, तीसरा है पचकंडी ताल और चौथा है यहाँ पर भरासर ताल। तो दोस्तों देख लेते हैं, जो देवरिया ताल है दोस्तों ये कहाँ है, तो ये है दोस्तों रुद्रप्रयाग में। और इसके विषय में एक जानकारी है दोस्तों, जो देवप्रयाग में देवरिया ताल है, इसमें चौखंबा का प्रतिबिंब दिखता है दोस्तों। चौखंबा पर्वत है दोस्तों जो, और चौखंबा का एक सुंदर दृश्य दिखता है इस ताल में दोस्तों, किसमें, देवरिया ताल में। और दूसरा है यहाँ पर बदानी ताल। तो बदानी ताल के विषय में देख लेते हैं। बदानी ताल कहाँ है दोस्तों, तो बदानी ताल भी है रुद्रप्रयाग में। तीसरा है यहाँ पर फचकंडी ताल। तो फचकंडी ताल कहाँ है दोस्तों, तो फचकंडी या बयां ताल दोस्तों ये है उत्तरकाशी में, और इसका जल ही उबलता रहता है दोस्तों। और चौथा है यहाँ पर भरासर ताल। भरासर ताल कहाँ है दोस्तों, ये भी उत्तरकाशी में हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ आपको, नोट डाउन करने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 18वां, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है मिलम ग्लेशियर, दूसरा है पिंडारी ग्लेशियर, तीसरा है बंदरपूंछ हिमनद और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर आ जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से भागीरथी नदी का उद्गम होता है गौमुख से। तो गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा सबसे बड़ा। और मिलम कहाँ का हो जाएगा दोस्तों, मिलम हो जाएगा कुमाऊं क्षेत्र का। तो कुमाऊं क्षेत्र का मिलम ग्लेशियर सबसे बड़ा हो जाएगा।
अगर ऐसा आ जाएगा दोस्तों कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो हो जाएगा पिंडारी ग्लेशियर। तो पिंडारी ग्लेशियर दोस्तों, इसका कुछ भाग चमोली में और कुछ बागेश्वर में पाया जाता है दोस्तों, जो पिंडारी ग्लेशियर है। इसीलिए दोस्तों यह राज्य का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है, क्योंकि मिलम अगर शुद्ध रूप से देखा जाए तो मिलम कुमाऊं का ही है दोस्तों पहला, और गढ़वाल का गंगोत्री है, तो पिंडारी आ जाएगा दूसरे नंबर पर। अब बंदरपूछ हिमनद देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो जो बंदरपूछ हिमनद है दोस्तों, तो बंदरपूछ हिमनद से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, तो ये निकलती है यमुना नदी। तो यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, तो ये होता है बंदरपूछ ग्लेशियर से या सूर्यकुंड। दोस्तों एक बार ऐसा क्वेश्चन बन गया था कि सूर्यकुंड कौन सी नदी के जल स्रोत पर है सूर्यकुंड, तो ये यमुना नदी के नदी हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिंडारी ग्लेशियर। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है दोस्तों, भुरमुनी जलप्रपात कहाँ है। तो भुरमुनी जलप्रपात कहाँ है दोस्तों, पहला ऑप्शन है पिथौरागढ़, दूसरा है उत्तरकाशी, तीसरा है चमोली, चौथा है बागेश्वर। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। तो कहाँ है दोस्तों भुरमुनी जलप्रपात, तो ये है दोस्तों पिथौरागढ़ में। और पिथौरागढ़ में एक और जलप्रपात भी है दोस्तों, भेलछड़ा जलप्रपात। भेलछड़ा जलप्रपात कहाँ है दोस्तों, तो ये भी पिथौरागढ़ में हो जाएगा। भुरमुनी जलप्रपात तो ये हो जाएगा पिथौरागढ़ में, और भेलछड़ा जलप्रपात भी कहाँ है दोस्तों, तो ये है पिथौरागढ़ में ये भी। अगर गरुड़ चट्टी प्रपात आ जाएगा दोस्तों, तो ये कहाँ है, तो गरुड़ चट्टी प्रपात कहाँ है दोस्तों, ये नीलकंठ के रास्ते में पौड़ी में है दोस्तों। नीलकंठ के वाले रास्ते में कहाँ है दोस्तों, ये है पौड़ी में। तो गरुड़ चट्टी प्रपात कहाँ है दोस्तों, तो ये है पौड़ी में। और खराड़ी जलप्रपात कहाँ है दोस्तों, खराड़ी जलप्रपात तो ये गंगनानी के निकट दोस्तों उत्तरकाशी में है। तो दोस्तों आपको दोनों याद रख लेने हैं, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे यहाँ पे, आपने सुने भी नहीं होंगे अभी शायद कई के लोगों ने। तो ये दोस्तों आपको नोट डाउन करना है अच्छे से, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और अंतिम प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों सुमेलित करने के लिए भी एग्जाम में प्रश्न बनते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है अरवा ताल चमोली में, दूसरा है देवी कुंड उत्तरकाशी में, तीसरा है परिताल चमोली में, चौथा है नंदा कुंड बागेश्वर में। तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों इसमें, तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि अरवा ताल तो चमोली में बिल्कुल सही है, देवी कुंड उत्तरकाशी में ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, नंदा कुंड भी बागेश्वर में ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, और परिताल चमोली में न होकर पिथौरागढ़ में है दोस्तों। तो परिताल कहाँ है, तो ये है पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे रखते हैं दोस्तों। आपको शेयर सब्सक्राइब भी करना है दोस्तों, और कमेंट भी करना है। तो दोस्तों अधिक से अधिक सपोर्ट बनाएं दोस्तों, तभी वीडियो बनाने का जोश आएगा। जो एसआई होना है आपका, और जो आबकारी होना है, पीसीएस प्री होना है दोस्तों, आरओ एआरओ होना है, तो दोस्तों अपकमिंग एग्ज़ाम जितने भी हैं दोस्तों उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे दोस्तों, जितने भी आपको यहाँ पर मैं क्लासें दे रहा हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे रखते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।